हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीजीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग। आज है 27 अप्रैल। आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन के एनालिसिस हमारे बचे हुए हैं। मेंस के आंसर शीट में कौन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, कौन से मार्कर ऑफ क्वेश्चंस के लिए कितनी नंबर ऑफ लाइन्स अलॉटेड होती है, वो इस स्लाइड से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको मेंस के आंसर शीट के मॉडल जो फॉर्मेट है वो देखना है तो मेरे टेलीग्राम में चैनल में जाके फाइल्स में आप देख सकते हैं। कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमने क्या क्या पूछे थे। कल का जो पहला क्वेश्चन ये था कि डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। 4 नंबर पे क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का मतलब क्या होता है, इस टेबल से हमको पता चलता है कि ये होता है 7 लाइन्स। तो 7 लाइन्स में आप ऐसा क्या क्या डालेंगे जिससे आप जस्टिफाई कर जाएंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। देखते हैं। तो इसका जो मॉडल आंसर है मैंने रफली प्रिपेयर किया है, एक आउटलाइन दिया हुआ है, इसी के अराउंड आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। भारतीय कृषि स्वरूपों पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन कीजिए। 2020 में वाला क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेट के बारे में पूछ रहा है और एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए ज्योग्राफी में जब भी आपको क्वेश्चन लिखना है ना, क्वेश्चन आंसर्स देने हैं, तो आपको पहली चीज़ देखनी है क्या उसका मैप पॉसिबल है क्या। उसके बाद आपको कोई प्रीलिम्स के फैक्ट्स आते हैं क्या। कुल मिला के ज्योग्राफी कुछ नहीं है, एक ग्लोरीफाइड कॉमन सेंस है। आपको क्या करना है, उसी चीज़ को मैप पे दिखाना है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट करने हैं और उसको जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो आपको एक्सप्लेन करनी है। तो इसमें क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो पहला फैक्चुअल चीज़, अगर आपने प्रीलिम्स दिया हुआ है तो 2020 का प्रीलिम्स दिया हुआ तो वहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ये बहुत अच्छा फैक्ट है जिससे आप अपना आंसर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेट को भी कनेक्ट कर रहा है और एग्रीकल्चर को भी कनेक्ट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ICAR इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है। क्लाइमेट डिटरमाइंस टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी विच इन फैक्ट डिटरमाइंस द क्रॉप्स दैट कैन बी टेकन इन दैट रीजन। तो यहाँ पे मैंने एक मैप बना दिया है, यहाँ पे मैंने ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा दिया है, यहाँ पे बता दिया सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे जो कॉमन एग्रीकल्चर है वो बता दिया है, जैसे यहाँ पे पैडी शुगर कोन दोनों है, यहाँ पे जूट हो रहा है, यहाँ पे वीट बता दिया है इसका एरिया। तो ये इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो नॉर्थ में आप बता सकते हैं कि नॉर्थ का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से यहाँ पे जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, जैसे एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग ये उगाते हैं। सेंट्रल में बता सकते हैं कि गैंगेटिक प्लेन्स है, यहाँ पे मानसून रेनफॉल होती है और प्लस इस प्रकार का जो एलिवियल सॉइल वगैरह टेम्परेचर है वो सूटेबल है किसके लिए, पैडी शुगर केन के लिए। सदर्न में आप ऐसे बता सकते हैं इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। उसके बाद अगर इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन एग्रीकल्चर फॉर्म्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज का भी एक पॉइंट देना है, सुपर इंपॉर्टेंट। कि क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है तो हमने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ड्रॉट या फ्लड रेजिस्टेंस जो वैराइटीज़ है ये सब हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपने क्या बता दिया पहले कि इंडिया 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइडेड है। और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर क्या होता है कि क्लाइमेट डिटरमाइन करता है आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, और डिटरमाइन करता है कि उस रीजन में आप कौन सी क्रॉप इजीली ले सकते हैं। नॉर्थ में क्या ट्रेंड है, सेंट्रल में क्या है, साउथ में क्या है, और क्लाइमेट चेंज के बारे में 1-2 लाइन कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है तो मैप को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मैप इंक्लूड कर देंगे तो बहुत ही विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है और आपके आंसर को कहीं ना कहीं अच्छा बना देता है। तो हो सके तो मैप बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण दीजिए। गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। 8 नंबर पे रूरल माइग्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा कि भाई कोविड-19 सॉ द वर्स्ट माइग्रेंट क्राइसिस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा आप डेटा बता सकते हैं, सेंसस के हिसाब से डेटा है और इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 के हिसाब से डेटा है कि जो रूरल टू रूरल माइग्रेशन है वो होता है लगभग 27% के आसपास, और रूरल से अर्बन होता है कुछ 25% के आसपास, और अर्बन से रूरल होता है कुछ 5% के आसपास। तो ये डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, रेफरेंस जरूर दीजिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स। इससे क्या होता है ना कि कोविड-19 से उसको समझ में आता है कि लड़के को पता है कि उसने कनेक्ट कर लिया रूरल माइग्रेशन को कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से, करंट अफेयर्स से, उसका डेटा से पता चलता है, इसका फैक्चुअल नॉलेज अच्छा है। और इसके बाद जो रीज़न है, जो भी माइग्रेशन होते हैं इसके 2 ही रीज़न होते हैं, एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर में क्या होता है, आपको वो चीज़ नहीं मिलती होती है, वहाँ पे नेगेटिव सेंस में होता है। पुल फैक्टर क्या होता है, वहाँ पे एक जगह जहाँ पे चीज़ें मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल पुश फैक्टर क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ अनरेस्ट हो सकता है, पेंडेमिक के कारण हो सकता है, कुछ सिक्योरिटी इशूज़ है, फॉर एग्जांपल फूड सिक्योरिटी, या फिर यहाँ पर अगर कुछ अनरेस्ट हो रहा है उसके कारण आपके फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेटन हुई है तो पुश होता है ये। पुल फैक्टर क्या है कि भाई लेबर डिमांड बढ़ रही है सिटीज़ में, आजू बाजू का इंडस्ट्री सेट हो गए तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की गुंजाइश है, फैसिलिटीज़ आपको बेटर मिल रही है,
अब बाकी जो सोशल सिक्योरिटी वो बेटर मिल रही है, तो ये पुल फैक्टर्स पे आते हैं। तो अब ऐसा है कि देखो मैंने तो इन्वेंट नहीं किया है पुश फैक्टर पुल फैक्टर, अगर आप किसी स्टैंडर्ड सोर्स से अपने नोट्स बना रहे हैं तो माइग्रेशन में ये पुश फैक्टर और पुल फैक्टर ज़रूर इंक्लूडेड होगा। यही इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा फर्रों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। अगर कोई ऑल इंडिया लेवल के फर्रे मिल रहे हैं ना, अगर दृष्टि ने कुछ निकाल दिया है, बर्णमाल ने कुछ निकाल दिया है, तो उसको आप पढ़ लीजिए। वहाँ पे ये पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड टर्म्स है ना वो यूज़ होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हमको जस्टिफाई करती है। इसको ना अगर आप इसको हटा दोगे ना इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को, फिर भी वाला आंसर बनेगा। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं बन रहा है, लेकिन वही है कि यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज ऐड होती है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर को बता के, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू एडिशन होता है ना पुश फैक्टर और पुल फैक्टर का, ये ऐड करता है आपके मार्क्स पे। तो पहले हमने कोविड-19 से इंक्लूड कर दिया। कोविड-19 सॉ द वर्स्ट माइग्रेट क्राइसिस इन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। डेटा बता दिया कि इतना रूरल से रूरल माइग्रेशन इतना होता है, यहाँ से इतना से इतना माइग्रेशन होता है। रीज़न बता दिया कि पुश फैक्टर ये है, पुल फैक्टर ये है, आंसर क्लोज कर दीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण के प्रतिरूप का वर्णन, डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। 4 नंबर का है, 7 लाइन है, तो उसमें ये क्रोनोलॉजी आपको डालना है। 1950 से 1960 में लैंड रिफॉर्म्स और सीलिंग एक्ट इंक्लूड हुआ। 1960 से 70 में ग्रीन रेवोल्यूशन से बम्पर प्रोडक्शन चालू किया हमने। 1970 से 80 के बीच में व्हाइट रेवोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस था, अमूल कोऑपरेटिव्स का ओरिजिन हुआ। 1980 से 2000 के बीच में बहुत सारे डिफरेंट रेवोल्यूशंस है, जो हरिराम पटेल के ज्योग्राफी में ऐसा करके जो टेबल बना होगा ना, उनको यहाँ पे इंक्लूड कर दो। 2000 से लेकर प्रेजेंट में क्या है, जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, रेजिलियंट क्रॉप वेराइटीज, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस प्रकार की जो अवधारणा है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, डबलिंग फार्मर्स इनकम, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आपको इंक्लूड करना है। कुल मिला के क्या है कि इसको आप क्रोनोलॉजिकली बता दीजिए। क्रोनोलॉजिकली बताने के बाद इसमें जो मेजर कीवर्ड्स है उनको इंक्लूड कर दीजिए, और ज़्यादा फोकस 2000 से प्रेजेंट में क्या चल रहा है इस पर अपना रखिए। जीरो बजट, नेचुरल फार्मिंग, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस प्रकार के जो कीवर्ड्स है ना वहाँ पे डालिए, दिखाइए एग्जामिनर की, आपको पता है। तो यहाँ से जो पैटर्न है ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये आपको पता चल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका मॉडल आंसर ये होना चाहिए। आप अपना आंसर से कंपेयर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर कितना अच्छा है। भारत से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के मूल कारणों का विवरण दीजिए। गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक रीजन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन अगर गलत पढ़ लिया ना और बोला कि इंडिया में लोग क्यों आ रहे हैं, तब तो पूरा गलत ही हो गया। इसलिए हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, और हिंदी वाले हैं आप तो एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख लीजिए, और इंग्लिश वाले हैं तो एक बार हिंदी वर्जन को ज़रूर पढ़ के अटेम्प्ट करिए। कुछ बेसिक फैक्टर है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, टूरिज्म, मेडिकल पर्पस, मैरिजेस, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। भाई एम्प्लॉयमेंट है तो कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में तो यूएसए में काम कर रहा है। एजुकेशन है, एमएस, जीआरई, एमबीए कर रहा है, बाहर गया है। टूरिज्म के लिए जा रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप। मेडिकल पर्पस के लिए हो सकता है बाहर जाए कोई, मैरिज करके हो सकता है कोई बाहर चले जाए। इंटरनल कन्फ्लिक्ट मतलब जैसे सिख राइट्स जो हुए थे 1985-86 के दौरान, तो इस दौरान बहुत सारे जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं कनाडा में सेटल हो गए थे। तो ये आपको पर्टिकुलर पता होना चाहिए कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट के कारण भी इंटरनेशनल माइग्रेशन हो सकता है इंडिया से। तो ये पर्टिकुलर डायमेंशन है, 8 मार्क्स का है, लगभग 14 लाइन है, तो 2-2 लाइन यहाँ पे भर दीजिए। हो सकता है तो यहाँ पे मैप बना दीजिए वर्ल्ड का कि कॉमन डेस्टिनेशन कौन से है। तो इसमें आप मिडिल ईस्ट बता सकते हैं कॉमन डेस्टिनेशन, उसके बाद बता सकते हैं यूएसए, उसके बाद बता सकते हैं कनाडा, उसके बाद बता सकते हैं यूरोप। इन्हीं बेसिक जगहों पे इंडियंस जाते हैं। तो ये भी अगर आप कंटेंट आपका कम पड़ रहा है तो साइड में ऐसा थोड़ा सा आप वर्ल्ड मैप बना दीजिए। यहाँ पे इंडिया दिखा दीजिए, यहाँ पे आप मिडल ईस्ट दिखा लीजिए, यहाँ पे अफ्रीका दिखा दीजिए, मतलब जिस प्रकार से भी अफ्रीका बनाते हैं, यहाँ पे लैटिन अमेरिका बना दीजिए, यहाँ पे अमेरिका बता दीजिए। तो ऐसा करके भी आप ऐसा एरो से आप शो कर सकते हैं चीज़ों को कि कौन कौन कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो ये एक बेसिक अप्रोच है। इसके अलावा कोई और बेटर अप्रोच हो तो आप कंपेयर करके एनालाइज कर सकते हैं कैसे आपकी अप्रोच होगी। नेक्स्ट, हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो इसमें आपको क्या बताना है कि स्टार्ट करना है आपको फैक्ट से। 10 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग आपको मिलेंगे 15 लाइन। तो प्रेजेंटली 21% ऑफ टोटल इंडियाज एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोलर एनर्जी। उसके आप बता सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है आपके एनर्जी बास्केट। इंडिया का जो पोटेंशियल है यहाँ से आप एक्सप्लेन करना चालू करोगे कि इंडिया को 300 सोलर डेज मिलते हैं, 5 ओम वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी से यहाँ पे पड़ता है। ये सब फैक्ट्स है, ये इंक्लूड होना चाहिए आपके आंसर में। पेरिस एग्रीमेंट के अंडर 175 गीगावाट में से 100 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से आएगी।
40% इलेक्ट्रिसिटी हमको 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से करना है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बता दीजिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर बैंक, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, कुसुम योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर अभियान। यहाँ पे एक मैप इंक्लूड कर दीजिए, ये पर्टिकुलर मैप है। ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं सोलर एनर्जी की। जो डॉट डॉट वाले दिख रहे हैं यहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है, बिकॉज यहाँ पे फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा टेरेन है। यहाँ पे अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंटेंसली पड़ेगी धूप, यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो इस कारण ये वाला जो रीजन है वहाँ पे आपके पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो इसको आप लेबल कर लीजिए एज अ हाई पोटेंशियल एरिया, इसको लेबल कर दीजिए लो पोटेंशियल एरिया, और जो वाइट है इसको ले लीजिए गुड पोटेंशियल एरिया। ठीक है, ऐसे ओपन एंडेड कीवर्ड्स यूज़ करिए। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि प्रेजेंटली कुछ फैक्ट बता दिए, फिर हमने यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स बताए, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव बता दिए, फिर यहाँ पे मैप से बता दिए किस प्रकार से पोटेंशियल हो सकता है। लास्ट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान टाइप के कीवर्ड्स भी हमने इंक्लूड कर दिए। इस प्रकार से हमने बता दिया कि क्या पोटेंशियल है प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया के। नेक्स्ट देख सकते हैं, शिमला और उत्तराखंड की ऊंचाई लगभग समान है, फिर क्यों शिमला जाड़े में उत्तराखंड की अपेक्षा सर्द और गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मैप दिखाना है, आपको क्लियर होना चाहिए कि ऊटी कहाँ पे है, शिमला कहाँ पे है और ऊटी कहाँ पे, ये बता दीजिए। यहाँ पे हिमालय बता दीजिए, यहाँ पे हिमालय, यहाँ पे सी बता दीजिए। तो पहला है कि डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि ऊटी इज नियर द सी, इसलिए क्या है मैरीटाइम क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, इसके कारण ना कि ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है। फॉर एग्जाम्पल ऊटी एक्सपीरियंसेस अ मैरीटाइम क्लाइमेट विच प्रिवेंट्स एक्सट्रीम वेरिएशंस इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये मॉडरेट रहेगा, गर्मी में ना ज़्यादा गर्म रहेगा, ठंडी में ज़्यादा ठंडा रहेगा। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया आपने ये। दूसरा टिल्टेड एक्सिस, ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस रोटेशन सिंस शिमला इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल रीजन, जो सन के जो रेज है इसमें पड़ते हैं डायरेक्टली, इसलिए ये समर में ज़्यादा गर्म रहता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे इक्वेटर है लगभग, श्रीलंका के नीचे लगभग, यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग 21 जून में पहुँचते हैं तो सन धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, क्योंकि देखो ये इंक्लाइन जब ये रोटेट होता है ना, तो क्या होगा कि ये नॉर्मल टाइम में इक्वेटर में पड़ता है डायरेक्टली, लेकिन जब ये टिल्टेड मूव होता है तो ये थोड़ा सा टिल्ट होता है। ये आपका जो इक्वेटर है ना, ये टिल्टेड एक्सिस में होता है, तो ये थोड़ा सा झुकेगा। तो 21 जून के आसपास जो आपका सन होता है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ऊपर होने पर शिमला पे वर्टिकल रेस पड़ती है, इस पे स्लैंट रेस पड़ती है ऊटी में। इस कारण क्या होता है, शिमला गर्मी में ज़्यादा गर्म रहता है टिल्टेड एक्सिस के कारण। पहले हमने एक्सप्लेन किया कि जो ऊटी है ना, ये समुद्र के किनारे के आसपास होने के कारण ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। फिर आपने बताया कि ये जो शिमला है ना, ये गर्मी में अर्थ के टिल्टेड एक्सिस के कारण इसकी रेस जो है ज़्यादा परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म होता है। फिर ठंडी में हमने ये बता दिया कि ये हिमालय जो क्या है, विसिनिटीज़ ऑफ हिमालय में है, ऊपर से ये टिल्टेड रोटेशन अब उल्टा हो गया, सन कहीं यहाँ पे शाइन कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो एक तो यहाँ पे हिमालयाज हैं, साथ ही साथ सन की रेस भी अब इसमें स्लैंट पड़ रही है, तो ये ठंडा रहता है। तो ये हमने कैसे कैसे एक्सप्लेन कर दिया। ऊटी का सिंपल है, मैरीटाइम क्लाइमेट है, समुद्र के निकट है, तो ना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। शिमला का हमने एक्सप्लेन कर दिया कि देखो टिल्टेड एक्सिस के कारण गर्मी में ज़्यादा गर्मी है, और सर्द में क्या होता है वही टिल्टेड एक्सिस के कारण ये दूर हो जाता है, तो यहाँ पे हमको क्या पड़ता है, गर्मी पड़ती है, ठंडी पड़ती है रिलेटिवली ज़्यादा, और हिमालय का इफेक्ट अलग से। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्चुअली डील कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां सहायक है। 8 नंबर। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ना कॉमन सेंस लगाना है। कैनाल कहाँ पे बनाओगे, जहाँ पे प्लेन रहेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे बता दो, एक मैप बना दो, यहाँ पे रिवर्स का जो नेटवर्क है नॉर्दर्न इंडिया में वो दिखा दो कि भाई ये इंडस रिवर सिस्टम है, एक गैंगेटिक रिवर सिस्टम है, और यहाँ पे पर्टिकुलर आपने पढ़ा होगा हरिराम पटेल से लगभग जो भी कॉमन फैक्ट होता है, यहाँ पे जो इंदिरा नहर है जो लार्जेस्ट है एशिया में। तो पहली बात है टोपोग्राफी, प्लेन है सब कुछ। दूसरा वेजिटेशन कम है तो जंगल हटाने की टेंशन नहीं है। तीसरा रिवर नेटवर्क है, इस कारण क्या होता है कैनाल में पानी आ सकता है अगर हम डैम्स को बना देते हैं तो। पेरिनियल रिवर्स है, इसके कारण क्या होता है ईयर लॉन्ग जो फ्लो है आपके पर्टिकुलर कैनाल का वो मेंटेन किया जा सकता है। पांचवा लैंड एक्विजिशन यहाँ पे इजीली हो गया था, इसलिए यहाँ पे कैनाल बन गया है। छठवा क्या है कि प्लेन एरिया होने के साथ कमांड एरिया बढ़ जाता है। कमांड एरिया का मतलब क्या है कि ये जो नहर है यहाँ से आपने पानी छोड़ा है तो मैप में कितना एरिया को कवर करता है, जैसे इतना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है आपका कमांड एरिया में। तो प्लेन होने के कारण इसका कमांड एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए इसका
बनाना बेनिफिशियल होता है। अब इसी को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे तो इतने पहाड़ है, इतने जंगल है, कहाँ पहाड़ हटाओगे, कहाँ जंगल करोगे, और कैनाल कहाँ बनता है, हमेशा एक लेवल ग्राउंड पे बनेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कैनाल को आप ऐसा पहाड़ के ऊपर से आधा कैनाल ऐसा बनाओगे फिर ऐसा बनाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको प्लेन करना पड़ेगा सबसे पहले कैनाल बनाने के लिए। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो अगर आपको थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी की आइडिया है तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील कर जाएंगे। तो इस प्रकार से डील कर सकते हैं, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, रिवर नेटवर्क, पेरिनियल, लैंड एक्विजिशन, कमांड एरिया और एक मैप, ऐसा करके डील कर जाइए। दूसरा क्वेश्चन, भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के संबंध की विवेचना कीजिए। देखिए, वनों के प्रकार को ऐसा है कि रेनफॉल से जस्टिफाई कर लीजिए। अब कोई एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो उसमें आपको 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होगी, तो ये बता दीजिए कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा कहाँ का हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको रिलेशन दिखाना है। वेजिटेशन किस पे डिपेंड करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस रेनफॉल और सॉइल पे डिपेंड करेगा, तो उस हिसाब से आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। डिस्कस द रीजनल वेरिएशन एंड रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ लिटरेसी इन इंडिया। भारत में साक्षरता के प्रादेशिक विभिन्नता एवं उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे मैप बना दो। ये SRS 2018 का रिपोर्ट है लिटरेसी का। इसमें एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज़ है ना, ये पैटर्न बनता है मैप में। अगर यही पैटर्न लिटरेसी का होगा, ये IMR का भी यही पैटर्न होगा, MMR का भी यही पैटर्न होगा, अर्बनाइजेशन का भी, अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन का भी लगभग यही पैटर्न आपको मिलेगा। तो ये एक दिव्य पैटर्न है। और यहाँ पे जो चीज़ है ना थोड़ी सी लो है, क्योंकि ये सेंट्रल यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश वाला ये बेल्ट है। तो यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ जो पैरामीटर्स ना यूजुअली लो होते हैं। तो जस्ट इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि आपको एग्जैक्ट मैप कैसे बनाए, तो ये मैप आप बना लीजिएगा। अब देखो, ये लिटरेसी की बात हो रही है तो प्रीलिम्स आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ पे, दिल्ली, केरला, गोवा, यहाँ पे मणिपुर में। ठीक है, लोवेस्ट कहाँ पे, बिहार में है, बंगाल में है, यूपी, राजस्थान, MP, ये सब जो है लिटरली थोड़ा सा कम लिटरेट स्टेट्स में आते हैं। तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप लिटरेसी डिफाइन कर दो। कोई भी पर्सन है 7 साल के ऊपर जो सिंपल मैसेज रीड या राइट कर सकता है किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम लोग साक्षर लिटरेट बोलते हैं। SDG इंक्लूड कर दो। SDG नंबर 4 होता है क्वालिटी एजुकेशन। उसका रीजनल वेरिएशन बता दो कि हाई कहाँ पे है, मैप में रिप्रेजेंट कर दो। जैसे इसमें ऐसा कर सकते हो, लो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हो हाई। ठीक है, इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। हाई कहाँ पे लिख दो, लो कहाँ पे लिख दो। ओवरऑल इंडिया का जो स्टेटस है, ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये प्रीलिम्स के फैक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स लिख दो। हिस्टोरिकल बता दो। हिस्टोरिकल मतलब देखो, जहाँ भी क्रिश्चियनिटी फैली है टिपिकली, वहाँ पे लिटरेसी लेवल ईजी है। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, केरला में क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, मणिपुर में क्रिश्चियन डोमिनेटेड। दूसरा कल्चर हो सकता है, जैसे कल्चर ये हो सकता है कि जैसे हरियाणा वाले रीजन में चले गए जहाँ पे पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं दिया जाता है, तो अनपढ़ रह जाती हैं। तो ये बोल सकते हो कि बिहार और हरियाणा जैसे जो कंजर्वेटिव फैमिलीज है, पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा सा कम है लिटरेसी, स्पेशली फीमेल्स की। उसका गवर्नेंस एफर्ट बता सकते हो कि किस प्रकार से रिसेंट ईयर में जो भी सर्व शिक्षा अभियान वगैरह उससे इंक्रीज हुआ है आपका लिटरेसी रेट। लास्ट में इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बता सकते हो कि अगर भाई फैमिली के पास रिसोर्सेज कम है तो एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से, अगर कोई पुअरर स्टेट्स है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन पुअरर स्टेट्स एंड देयर लिटरेसी रेट, ऐसा करके भी आप रिलेट कर सकते हो। लास्ट में अगर बच जा रहा है तो यहाँ पे कोट डाल देना, इन वर्ड्स ऑफ नेल्सन मंडेला, education is the greatest weapon which you can use to change the world and every government should sort and fundamentally से right to education है, constitutional provision है, कुछ भी डाल दो। कोट डाल सकते हो कि नेल्सन मंडेला का कोट ऐसा डाल दो कि education is the greatest weapon which one can use to change the world, ऐसा डाल सकते हो, and every government should strive for spreading literacy। ठीक, ऐसा करके आप क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो एसए में ही कोड लिमिटेशन नहीं है। अगर अपने एसए के कोड पढ़ के रखें तो जो बच्ची कुची कसर है आप जीएस पेपर से भी निकाल सकते हो। तो ये पर्टिकुलर हमने डील कर लिया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने डील कर लिए हैं। पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा एक बार और, मैं स्लाइड कर देता हूँ सबको। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ना हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने भी थोड़े से पॉइंट्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा हेल्प होगी। आप अपने आंसर्स कंपेयर कर लीजिएगा किस प्रकार से आपको हेल्प हो रही है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच इतने पेशेंटली सुनने के लिए। अगर आप थोड़ा सा और जानना चाहते हैं मेंस की स्ट्रैटेजी के बारे में तो इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को स्टडी IQ एजुकेशन में सर्च मार लीजिए। टेलीग्राम चैनल में आज का आपका ये टास्क है कि पेपर 6 के जितने भी ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं वो मुझे टेलीग्राम चैनल में बताइए, इसी पर्टिकुलर यूट्यूब के लिंक के नीचे।
और मुझे बताइए कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, QR कोड स्कैन कर लीजिएगा, डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वीडियोस नहीं डल पाए थे, जिस कारण से पेंडिंग हो गए थे क्वेश्चन। बट आई एम कमिटेड कि 1 या 2 के पहले हम लोग अपना डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से अपना मेंस का एग्जामिनेशन का रिवीजन में लग जाए। उस टाइम कुछ नया आपको नहीं बताएंगे, उस टाइम कुछ बहुत ही औसम से आंसर राइटिंग नहीं करेंगे। आपने जो बिल्ड कर लिया है उसी के साथ हम लोग उतरेंगे अपने मेंस एग्जामिनेशन में। पढ़ाई करते रहिए, इजाज़त लेंगे आपसे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।